दोस्तों, ये 1295 की बात है। इटली के शहर वेनिस की बंदरगाह पर एक बहरी जहाज से 3 आदमी उतरते हैं। वो 24 साल के बाद अपने वतन वापस लौटे हैं, मगर कोई भी उनका इस्तकबाल करने के लिए आगे नहीं बढ़ता। देखने में वो बहुत ही अजीब लगते हैं। उन्होंने रेशम के फटे पुराने चीनी लिबास पहन रखे हैं। कहा गया है कि उनका बोलने का ढंग चीन के लोगों से बिल्कुल मिलता जुलता था और वो वेनिस की जबान को तो तकरीबन भूल ही चुके थे। ये 3 मुसाफिर मार्को पोलो, उसके वालिद और उसके चचा थे। मार्को पोलो ने एक सफरनामा लिखा जो उस जमाने के लोगों के लिए नाकाबिले यकीन था। मार्को के सफरनामे में ऐसी अनजानी तहजीबों के बारे में बताया गया है जो बहुत अमीर होने के अलावा ऐसा तिजारती माल भी रखती थीं जिसकी तलाश में उस वक्त के मगरबी कारोबारी लोग थे। इस सफरनामे का लोगों पर बहुत असर पड़ा। मार्को की वापसी के 25 साल के अंदर अंदर उसके सफरनामे का तर्जुमा 4 जबानों में हो चुका था। यह सफरनामा उस जमाने की एक बेमिसाल किताब थी। 200 साल तक मार्को के सफरनामे की नकल हाथ से उतारी गई। फिर 1477 से उसे बहुत सी जबानों में शाये किया जाने लगा। कहा जाता है कि मार्को पोलो मगरिब से लेकर चीन तक शाहराहे रेशम पर सफर करने वाला सबसे मशहूर मुसाफिर था। मार्को ने यह सफर क्यों तय किया और उसने जो कुछ देखने का दावा किया था, क्या हम उस पर वाकई यकीन कर सकते हैं? डेली बिट्स की एक और मालूमाती और दिलचस्प वीडियो में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, 13वीं सदी में वेनिस के बहुत से ताजिर जो शहर कुस्तुनतुनिया में, जिसे आज इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है, आबाद हो गए थे और बहुत अमीर बन गए थे। इनमें मार्को के वालिद निकोलो और चचा माफियो भी शामिल थे। सन 1260 में इन दोनों ने अपनी जायदाद बेचकर रकम को जेवरात में लगा दिया। फिर उन्होंने मंगोली सल्तनत के मगरबी सूबे तक सफर किया और उसके दारुल हुकूमत सराई में आबाद हो गए। वहां निकोलो और माफियो बहुत कामयाब रहे और उनकी दौलत दोगुनी हो गई। जंग की वजह से वो सीधे रास्ते कुस्तुनतुनिया वापस नहीं लौट सके, इसलिए उन्हें मशरिक की जानिब जाना पड़ा। शायद उन्होंने ये सफर घोड़ों पर तय किया होगा। सफर करते करते वो बुखारा, आज के उज़्बेकिस्तान पहुंच गए। जंग की वजह से निकोलो और माफियो को बुखारा में 3 साल तक कयाम करना पड़ा। फिर उनकी मुलाकात कुछ मुसाफिरों से हुई जो चीन के शहंशाह कुबलाई खान को मिलने जा रहे थे। इस शहंशाह की सल्तनत कोरिया से लेकर पोलैंड तक फैली हुई थी। इन मुसाफिरों ने निकोलो और माफियो को अपने साथ जाने की दावत दी क्योंकि कुबलाई खान को मगरबी लोगों से मिलने की आरजू थी। निकोलो और माफियो उनके साथ चल दिए और 1 साल के बाद वो आखिरकार शहंशाह कुबलाई खान के दरबार पहुंच गए। कुबलाई खान ने इन 2 भाइयों का खैर मकदम किया और उनसे मगरिब के मुतालिक बहुत से सवालात किए। शहंशाह ने निकोलो और माफियो को एक सोने की तख्ती भी दी ताकि उन्हें वेनिस वापस जाने में कोई दुश्वारी ना हो। फिर उसने निकोलो और माफियो को पोप के लिए एक खत दिया जिसमें उसने पोप से ये दरखास्त की कि हमारे लिए कम अज कम 100 दानिशमंद आदमी भेजिए जो हमारी रियाया को यूरोप के उलूम और फन सिखाएं और यसु मसीह की तालीम भी दें। इस दौरान वेनिस में मार्को पैदा हुआ। मार्को 15 साल का था जब 1269 में वो पहली बार अपने वालिद से मिला। यूरोप पहुंचने पर निकोलो और माफियो को पता चला कि पोप कुछ अरसा पहले ही वफात पा चुका था। उसकी जगह दूसरे पोप को मुकर्रर करने में 3 साल लग गए। निकोलो और माफियो ने नए पोप के मुकर्रर होने का इंतजार नहीं किया, बल्कि 1271 में वो शहंशाह कुबलाई खान से मिलने के लिए चल दिए। इस बार 17 साला मार्को पोलो उनके साथ था। फलस्तीन के शहर अकरा में इन तीनों की मुलाकात विस्कोनिती नामी एक पादरी से हुई जो सियासतदान भी था। विस्कोनिती ने उनके हाथ कुबलाई खान को एक खत भेजा जिसमें उसने बताया कि वो तीनों 100 दानिशमंद आदमियों को अपने साथ
क्यों नहीं ला सके। इसकी वजह उसने यूं बताई कि वो अभी तक नए पोप के मुकर्रर किए जाने के इंतजार में हैं। जब वो तीनों तुर्की के इलाके में पहुंचे तो उन्हें इत्तला मिली कि वस्कोनती को पोप मुकर्रर कर दिया गया है, लिहाजा वो वस्कोनती से मिलने के लिए वापस अकरा गए। नए पोप ने उन तीनों के साथ 100 के बजाय सिर्फ 2 पादरी भेजे, जिन्हें पादरी और बिशप मुकर्रर करने का इख्तियार भी था। पोप ने इन पादरियों के हाथ कुबलाए खान के लिए तोहफे भी भेजे। ये टोली अपने सफर पर चल दी, लेकिन हर तरफ जंग हो रही थी, इसलिए दोनों पादरी डर के मारे वापस लौट गए, जबकि मार्को और उसके वालिद और चचा ने अपना सफर जारी रखा। तीनों मुसाफिर तुर्की और ईरान से सफर करते हुए खलीजे फारस तक पहुंचे, जहां से वो बाकी का सफर बहरी जहाज से करना चाहते थे। लेकिन बंदरगाह पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां तमाम जहाज किसी काम के नहीं। वो लकड़ी और रस्सियों के बने हुए लंबा सफर तय करने के बिल्कुल भी काबिल नहीं थे। इसलिए उन्होंने खुश्की पर अपना सफर जारी रखने का फैसला किया। वो शिमाल मशरक की तरफ चल पड़े, जहां उन्हें अफगानिस्तान के रेगिस्तान और कोहे पामीर के चटियल पहाड़ों और हरी चरागाहों से गुजरना पड़ा। चलते चलते वो काशगर से तारीम के मैदान और फिर सहराए गोबी से गुजरे। इस सफर के दौरान उन्हें तरह तरह के खराब मौसम का सामना करना पड़ा और मार्को को एक अनजानी बीमारी से भी निमटना पड़ा। 3 साल मुसलसल सफर करने के बाद आखिरकार वो कंबालिक, आज के बीजिंग, पहुंच गए। रास्ते में मार्को कई दिलचस्प जगहों से गुजरता और उन पर गौर करता रहा। वो आर्मीनिया के कोहे अरारात का जिक्र करता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि नूह की कश्ती वहां पर आकर रुकी थी। मार्को फारस में वो जगह देखता है जहां उन मजूसियों की कब्रें बताई जाती हैं जिन्होंने नन्हे यसू मसीह को तोहफे दिए थे। शिमाल की तरफ सफर करते हुए वो ऐसे मुल्कों से गुजरता है जहां सख्त सर्दी पड़ती है और जहां हर वक्त अंधेरा ही अंधेरा छाया रहता है। मार्को मगरिब का वो पहला शख्स है जो अपनी किताब में पेट्रोलियम का जिक्र करता है। वो जाहिर करता है कि अस्बेस्टस एक जानवर का ना जलने वाला ऊन नहीं है जैसा पहले समझा जाता था, बल्कि एक मादनी चीज है जो चीन में पाई जाती है। मार्को आगे बताता है कि चीन में एक ऐसा काला पत्थर मिलता है जिसे जलाया जा सकता है। ये इतनी कसरत से वहां दस्तयाब है कि लोग हर दिन गर्म पानी से नहाते हैं। वो जहां भी जाता वहां के लोगों की आराइश और खाने पीने की चीजों के बारे में कुछ ना कुछ जरूर लिखता। वो खास कर मंगोलिया के घोड़ों के खमीरी दूध का जिक्र करता है। इसके अलावा वो हर इलाके की मजहबी रसूमों, जादूगरी और तिजारती माल के बारे में भी लिखता है। कुबलाए खान की सल्तनत वो पहली जगह है जहां मार्को कागज का पैसा इस्तेमाल होते हुए देखता है। मार्को इन तमाम बातों के बारे में बताते हुए कभी अपने जज्बात और ख्यालात का इजहार नहीं करता। वो बस यही बताता है कि उसने क्या देखा और क्या सुना। हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि उसने कैसा महसूस किया होगा जब डाकुओं ने उसकी टोली पर हमला करके उसके कई साथियों को मार डाला और कुछ को कैद भी कर लिया। मार्को का दावा है कि वो 17 साल तक कुबलाए खान की मुलाजमत में रहा। इस अरसे के दौरान कुबलाए खान मार्को को चीन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करने भेजता रहा। मार्को इन दौरों से वापस आकर इन इलाकों के हालात की तफसीली रिपोर्ट शहंशाह को पेश करता। मार्को ये दावा भी करता है कि उसने शहर यांगचो पर हुकूमत भी की है। मार्को के इन दावों पर काफ़ी बहस हो चुकी है। क्या जो कुछ वो कहता है वाकई सच है? ये दुरुस्त है कि मंगोलिया के लोग हुक्मरानी करने के लिए गैरों को इस्तेमाल किया करते थे, क्योंकि वो चीनी लोगों पर भरोसा नहीं करते थे। लेकिन मार्को इतना पढ़ा लिखा नहीं था। क्या इस किस्म के शख्स को वाकई ऐसा मकाम हासिल हो सकता था? ये नामुमकिन लगता है। शायद उसने अपने ओहदे को बढ़ा चढ़ा कर बयान किया था। हालांकि कई आलिम ये मानने को तैयार हैं कि मार्को किसी हद तक शहंशाह के नुमाइंदे के तौर पर काम करता था। बहरहाल मार्को ने उस जमाने के मगरिबी लोगों के लिए एक नई दुनिया के दरवाजे खोल दिए थे। मार्को चीन की अजीबो गरीब रसूमात और बेशुमार दौलत के बारे में बताता है
کیا ایسی بھی تہذیبیں تھیں جو یورپ سے زیادہ امیر تھیں؟ مغربی لوگوں کو یہ ناممکن لگتا تھا۔ شہنشاہ قبلائے خان کے شاہی محل کے بارے میں مارکو یوں کہتا ہے کہ دوسرے محلوں کی نسبت یہ محل بہت ہی شاندار ہے۔ یہ بہت بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت قیمتی سامان سے بنایا گیا ہے۔ یہ اتنا خوبصورت ہے کہ کوئی انسان اس محل کے مقابلے میں دوسرا محل بنا ہی نہیں سکتا۔ اس محل کی دیواریں سونے اور چاندی سے ڈھانکی ہوئی تھیں اور ان پر طرح طرح کے اژدہے، پرندے، سپاہی اور بت تراشے ہوئے تھے۔ اس کی چھت سرخ، پیلے، سبز اور نیلے رنگ میں چمکتی تھی۔ اس کے باغات میں ہر قسم کے جانور تھے۔ قرون وسطیٰ میں یورپ کی بل کھاتی ہوئی سڑکوں کے مقابلے میں شہر کمبولک کی سڑکیں اتنی سیدھی اور چوڑی تھیں کہ شہر کی ایک دیوار سے دوسری دیوار تک آسانی سے دیکھا جا سکتا تھا۔ مارکو بتاتا ہے کہ دنیا کے کسی شہر کی نسبت اس شہر میں بے شمار قیمتی اور انوکھی چیزیں لائی جاتی تھیں۔ کوئی ایسا دن نہیں گزرتا جب ریشم سے لدی ہوئی کم از کم 1000 بیل گاڑیاں شہر میں داخل نہیں ہوتی ہوں۔ وہاں کا دریائے یانگ تیزجو دنیا کے سب سے لمبے دریاؤں میں سے ایک ہے، بہت ہی خوبصورت تھا۔ مارکو کا دعویٰ تھا کہ شہر سنجو کی بندرگاہ اتنی بڑی تھی کہ اس میں کم از کم 15,000 بحری جہاز بیک وقت موجود تھے۔ مارکو چین کی ایک رسم کے بارے میں بڑی تفصیل سے بتاتا ہے، یعنی مردہ بچوں کی شادی کرانے کی رسم۔ اگر ایک خاندان کا بیٹا جس کی عمر 4 سال سے اوپر تھی مر جاتا اور ایک دوسرے خاندان میں اسی کی عمر کی ایک بیٹی بھی مر جاتی تو ہو سکتا تھا کہ دونوں مردہ بچوں کے والد ان کی شادی کرانے کا فیصلہ کرتے اور کاغذ کے بنے ہوئے نوکر، پیسے اور گھر کا سامان جلایا جاتا۔ وہ مانتے تھے کہ ایسا کرنے سے ان کے بچے اگلی دنیا میں ان سب چیزوں کے مالک ہوں گے۔ مارکو منگولیوں کی فوجی مہارت، حکومت کرنے کے طریقوں اور مذہبی رواداری سے بہت متاثر ہوا۔ منگولی لوگ معاشرتی اور معاشی طور پر بھی بڑے کامیاب تھے کیونکہ وہ غریبوں اور بیماروں کے لیے امداد کا انتظام کرتے تھے۔ ہر علاقے کو آگ لگنے یا فساد پڑنے سے محفوظ رکھنے کے لیے پہرے دیے جاتے تھے۔ گوداموں میں اناج ذخیرہ کیا جاتا تاکہ اگر سیلاب آئے تو لوگوں کے لیے کھانے کا سامان دستیاب ہو۔ وہاں کا ڈاک کا نظام اتنا اچھا تھا کہ اس کے ذریعے جلد سے جلد کسی سے بھی رابطہ ہو سکتا تھا۔ مارکو جانتا تھا کہ منگولیوں نے جاپان پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ یہ نہیں کہتا کہ وہ خود بھی جاپان گیا تھا۔ تاہم وہ بتاتا ہے کہ جاپان میں اتنا سونا تھا کہ وہاں کے شہنشاہ کے محل کی پوری چھت سونے سے بنی ہوئی تھی۔ مارکو وہ پہلا مغربی شخص تھا جس نے 16ویں صدی سے پہلے جاپان کا ذکر کیا تھا۔ مارکو کی کتاب کو سراہا گیا لیکن اس کا مذاق بھی اڑایا گیا۔ آج کے عالم مارکو کی کتاب پر غور کرتے ہوئے اسے شہنشاہ قبلائی خان کی حکمرانی کا ایک بے مثال بیان قرار دیتے ہیں۔ مارکو نے رستی چیلو نامی ایک ادیب سے اپنا سفرنامہ لکھوایا۔ اس وقت وینس اپنے ہمسایہ شہر جنیوا کے ساتھ جنگ لڑ رہا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ مارکو نے اس جنگ میں ایک بحری جہاز کی کمان سنبھالی، لیکن وہ دشمنوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا۔ قید میں مارکو کی ملاقات رستی چیلو سے ہوئی جس نے فرانسیسی اور اطالوی زبانوں میں کافی کہانیاں لکھی تھیں۔ مارکو کی داستان سن کر اس میں اسے درج کرنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ جنگ ختم ہونے کے بعد تقریباً 1299 میں مارکو کو رہا کر دیا گیا۔ وینس واپس لوٹ کر اس نے شادی کر لی اور اس کی 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ سن 1324 میں جب اس کی عمر 69 سال تھی تو مارکو اپنے شہر وینس میں انتقال کر گیا۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ مستقبل میں بھی ایسے دلچسپ اور حیران کن ویڈیوز سے محظوظ ہوتے رہیں۔